हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक राज एनपीयू यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो सेशन 20-22 के लिए फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज। चलिए क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। मैस्लो द्वारा विवेचित अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। चलिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग समझते हैं आराम से। पहले रूपरेखा लिखेंगे। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का परिभाषाएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और प्रकृति। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो शॉर्ट होने वाला है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अपने ही भाषा में ये मैंने लिखा हुआ है। देखिए, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर और मोशन अर्थात गति या क्रिया। अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। आगे देखिए, उत्तेजना आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकती है, किंतु मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्रेरण केवल आंतरिक उत्तेजना से होता है, जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान हमेशा अध्ययन करते रहते हैं कि मनुष्य कोई व्यवहार कब, किन परिस्थितियों तथा क्यों करता है। आधुनिक समय में यह माना जाता है कि मानव व्यवहार कुछ प्रेरक शक्तियों द्वारा संचालित होता है, जिससे प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहा जाता है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी को प्रेरित करना। जब हम कोई व्यक्ति को, जैसे कोई बच्चा खेल नहीं रहा है, खेल से उसे प्यार नहीं है, अगर उसे हम पुरस्कार दे करके या फिर उसे चॉकलेट या बिस्किट या मतलब किसी भी तरह का मेडल दे करके उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, उसमें पढ़ने का इच्छा नहीं है, लेकिन हम उसे कोशिश करते हैं कि वह हमारी भावनाओं से जुड़कर और वह पढ़ने की कोशिश करे। इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अभिप्रेरणा की परिभाषा। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मतलब किसी काम को करने के लिए उसको कंटिन्यूटी करने का ही प्रक्रिया को अभिप्रेरणा गुड के अनुसार कहा गया है। स्किनर के अनुसार स्कूली पढ़ाई में अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार के लिए उद्दीपन, प्रोत्साहन, और प्रबल और निर्देशन की क्रियाएं आती है। बर्नार्ड के अनुसार जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षित नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्यों को प्रयास प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करती है। यानी कि जब कोई काम को नहीं करता है लेकिन उसे आकर्षित कर लिया जाता है अपने तरफ या उस काम के प्रति, तो उसी को बोलते हैं अभिप्रेरणा। मास्लो के अनुसार जो है, प्रेरणा सशक्त, अनंत, घट बढ़ वाला और मिश्रित है तथा प्रत्येक जीव का कार्य स्थिति का एक सार्वभौमिक लक्षण है। लेवल के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है या ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यानी कि चलिए आगे पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की विशेषता। अभिप्रेरणा मनुष्य की एक आंतरिक शक्ति है। यानी कि अभिप्रेरणा जो है मनुष्य के अंदर की शक्ति है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है, यानी सीखने के लिए जो है अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है तथा यह लक्ष्य प्राप्ति तक बनी रहती है। अभिप्रेरणा का लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक होता है। अभिप्रेरणा जो है किसी भी एम्बिशन को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए चालक है। छठा नंबर, अभिप्रेरणा एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति सतत क्रियाशील होता है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
यानी कि बचपन से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के विभिन्न शिक्षा मनोवैज्ञ ने अपने इसे वर्गित करने का प्रयास किया है। जैसे मैस्लो ने समस्त अभिप्रेरकों को 2 भागों में बाँटा, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक जो होता है, ऐसे अभिप्रेरक को कहते हैं जो बालक में जन्म के समय में ही विद्यमान रहता है, कहीं बाहर से नहीं दिया जाता है। जैसे बालक को जो है जन्मजात का मतलब होता है कि जैसे बालक को बाहर से उसको नहीं दिया, जैसे भूख, नींद, प्यास ये सब जो है बाहर से उसको नहीं देता है, वो जन्म से ही सीख लेता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्जित अभिप्रेरणा वो होता है जो समाज के द्वारा या बाहरी वातावरण के द्वारा हमें अर्जित करते हैं, जैसे रुचि, पहनने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग या कुछ गुड हैबिट ऐसे अर्जित होता है जो अर्जित अभिप्रेरक होता है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है व्यक्ति के स्वयं की इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करता है। व्यक्ति को उसके लिए किसी को इन्फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिक कर लेता है। जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र। बच्चा को देखे हैं कि मलमूत्र लगता है तो बचपन में तो ऑटोमेटिक कर देता है, किसी से वह पूछता वास्ता नहीं है। अब देखिए बाहरी अभिप्रेरणा कि जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य करता है, जैसे प्रशंसा करना, किसी को तारीफ करना, पुरस्कार देना, दंड देना, जिज्ञासा देना, रुचि, ये होता है बाहरी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो होता है व्यक्ति में अभिप्रेरणा की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने मत दिए हैं, जिन्हें अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का मूल रूप से मान्यता प्राप्त है। इनमें से जो है शारीरिक आवश्यकता प्रथम स्तर पर है। दूसरा सुरक्षा अवस्था है। शारीरिक अवस्था मतलब होता है कि शरीर से संबंधित, जैसे भोजन, पानी, नींद, आराम, यौन संबंधित, ये सब जो है शारीरिक आवश्यकता है। और सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता जो होता है ये दूसरे पर स्तर रहता है। जैसे नौकरी, अगर नौकरी मिल जाएगा तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। जीवन बीमा, जीवन में स्थिरता, बचाव, भय, चिंता आदि सब सुरक्षा के अवस्थाएं हैं। अब देखिए समानता एवं स्नेह की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है, जैसे परिवार, दोस्ती, शादी और बहुत सारा चीज। सम्मान की आवश्यकता है। किसी का प्रथम 3 अवस्थाओं को पूर्ति करने के बाद जो है चौथा अवस्था जो होता है वो सम्मान की अवस्था होती है। यानी कि एक दूसरे के व्यक्ति उसको आदर मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए और दूसरे के प्रति उसकी आकांक्षा अभिप्रेरणा का काम करना चाहिए, यही होता है सम्मान की आवश्यकता। मुख्य सिद्धांत है देखिए मैस्लो द्वारा अभिप्रेरण का मांग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने 1954 में किया था। सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। मैस्लो की आवश्यकताओं के एक विशेष क्रम के नीचे से ऊपर की ओर किया गया है, जो क्रम दिया हुआ है नीचे से ऊपर के। प्रथम स्तर पर क्या है, शारीरिक अवस्था है, मैंने पहले शरीर को अवस्था आवश्यकता है, इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता है, इसके बाद समानता तथा स्नेह का, इसके बाद सम्मान का, इसके बाद आत्म सिद्धि मतलब अपने आप में विश्वास, अपने आप मतलब आत्मनिर्भरता होना, यही है आपका मैस्लो द्वारा। ठीक है, अब देखिए अब्राहम मैस्लो के अनुसार 5 प्रकार की आवश्यकताएं की मांग की गई है। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ने में और समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके और असाइनमेंट को तैयार कर लीजिएगा। पहला शारीरिक अवस्था है, दूसरा सुरक्षा की अवस्था है, तीसरा समानता एवं स्नेह की आवश्यकता है, चौथा है सम्मान की आवश्यकता है और पांचवा है आपका आत्म सिद्धि की आवश्यकता है। और प्रकृति मतलब व्यक्ति को किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य की विशेष करने की और प्रयास करती है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकताओं से होता है, जैसे भूख, प्यास लगना, ये सब जब तक आवश्यकता नहीं है आपको भूख की, तब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगा, अभिप्रेरणा नहीं आएगा। अभिप्रेरणा एक भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति है, जिसके कारण व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है, जिसे कम करने के लिए वह क्रियाशील होती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में क्रियाशील रहती है, जैसे कोई छात्र इंजीनियर बनने के लिए
अभिप्रेत हो जाता है, तो कोई गणित में रुचि रखता है, तो कोई गणित में रुचि नहीं भी रखता है। जो नहीं रखता है धीरे धीरे प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद उसका मन जो है गणित में लग जाता है और वो इंजीनियर बनने के काबिल हो जाता है। थैंक्स, और मिलेंगे अगले वीडियो में।